क्या हो अगर आप किसान हो और आपकी मर्जी के बिना आपके ही खेतों पर कोई और फसल आपसे जबरदस्ती उगवाई जा रही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट में उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी, जबकि आप जानते हो कि उसी फसल की वजह से आपकी खेत की जमीनें और अधिक अनुपजाऊ होती जाएंगी, उसकी फर्टिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उसकी उर्वरकता दिन पे दिन खराब होती जाएगी। दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ था चंपारण के किसानों के साथ, जब नील की खेती ब्रिटिश लोगों द्वारा जबरदस्ती भारतीय किसानों पर लादी जा रही थी, और जब यूरोप में इसका सिंथेटिक विकल्प आ गया तब उन्हीं खेतों को छोड़ने के बदले रियायत देने के नाम पर किसानों से फिर से पैसा वसूला गया। बाद में जब किसानों को इस बात का पता चला तो वो बेहद ठगे हुए महसूस कर रहे थे, पर ब्रिटिश अदालतों में इतना जोर न था कि भारतीय किसानों के इस शोषण के विरुद्ध वो कोई सही निर्णय दे सके। और ऐसे में चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर एक किसान राजकुमार शुक्ला मिलते हैं महात्मा गांधी से और वहां अपनी समस्या रखते हैं। इसके बाद किस तरह से महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में अपना सबसे पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन किया, किस तरह से चंपारण के किसानों को उन्होंने अपने नेतृत्व बल पर न्याय दिलाया, ये कहानी दरअसल इसी बारे में है। तो आइए चलते हैं समझने इंडिगो चैप्टर को। बात है 1916 की, जगह थी लखनऊ और अवसर था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जहां पर 2300 से ऊपर डेलीगेशन मेंबर्स आए हुए थे कांग्रेस के कोर कमेटी की। और वहीं पर पहुंचते हैं राजकुमार शुक्ला चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर, जहां पर किसी ने कहा कि महात्मा गांधी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजकुमार शुक्ला जी जब महात्मा गांधी जी से मिलते हैं तो वहां महात्मा गांधी जी बतलाते हैं कि उनका पूरा शेड्यूल पैक्ड है और वो अभी तुरंत नहीं जा सकते हैं। इस कारण से राजकुमार शुक्ला हर जगह पहुंचते हैं जहां जहां गांधी जी पहुंचते हैं, और इस पूरी अवधि में गांधी जी से राजकुमार शुक्ला जी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, कमिट मी अ डेट, कोई एक प्रतिबद्धता अपनी जाहिर करिए कि इस तारीख को, इस महीने में आप चंपारण के किसानों के बीच उनकी समस्या को हल करने पहुंचेंगे। और इस टेनासिटी से इम्प्रेस होकर, उनकी इस हठधर्मिता से इम्प्रेस होकर गांधी जी कहते हैं कि देखो मैं इस समय कैलकाटा आने वाला हूं, अगर आप मुझे वहां मिलते हो तो मैं आपके साथ चंपारण चलूंगा। अब वहां राजकुमार शुक्ला मिलते हैं गांधी जी से और गांधी जी को लेकर चल पड़ते हैं बिहार के लिए, जहां दोनों ही सबसे पहले पहुंचते हैं वहां के फेमस लॉयर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने, जो आगे चलकर इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे, परंतु वो आउट ऑफ टाउन होते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती। पटना से मिर्जापुर पहुंचने के बाद जीबी कृपलानी जी उनका स्वागत करते हैं। 15 अप्रैल 1917 के मिडनाइट को प्रोफेसर मलकानी के घर रुकते हुए वो वहां से और भी ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं। तमाम फेमस वकीलों से कंसल्टेशन के बाद गांधी जी उन सभी वकीलों को डांटते हुए कहते हैं कि गरीब किसानों से इतनी ज़्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए। और एक बात समझ में आ गई कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, जहाँ पर पीजेंट्स को, किसानों को न्याय नहीं मिलता। गांधी जी के बिहार आने की खबर सभी किसानों को हो चुकी थी और किसान भीड़ में जत्ते के जत्ते जिसको जिस तरह सुविधा हो रही थी अपना आभार व्यक्त करने वहां पहुंच रहे थे। गांधी जी का एक्शन प्लान क्या था, किस तरह से ये लड़ाई लड़ते? सबसे पहले वो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से मिलने गए उस डिवीजन के, और वहां से उन्होंने कुछ सूचनाएं मांगी। लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने साफ साफ उन्हें बाहरी कहते हुए मना कर गांधी जी ने उनसे कहा कि वो इंडियन है और इस कारण से वो आउटसाइडर नहीं है बिहार में भी। इसके बाद वो तिरहुत डिवीज़न के ब्रिटिश कमिश्नर से मिलने गए, जिन्होंने उन्हें धमकाते हुए कहा कि तुरंत ये क्षेत्र छोड़ दो। लेकिन गांधी जी पहुंच गए मोतिहारी, जो कि था कैपिटल चंपारण का। अपने तमाम वकील दोस्तों के साथ बैठकर वो पीजेंट्स की और भी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मोतिहारी में काम करना शुरू कर देते हैं। तभी पास के गांव से खबर आती है कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया और गांधी जी वहां पहुंचने का निर्णय लेते हैं। अपने पूरे जुलूस को अनोखा बनाने के लिए गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो हाथी के पीठ पर बैठ करके यात्रा करेंगे। अभी वो उस क्षेत्र में पहुंचे भी नहीं थे, तभी वहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक मैसेंजर आया और उसने कहा कि आप नहीं जा सकते, यहाँ से आपको लौटना होगा। उन्होंने इस ऑर्डर को लिया और उस पर लिख दिया, आई वॉन्ट ओबे योर ऑर्डर। अगले दिन ही कोर्ट का सम्मन आ गया कि आपने एसपीसीटी को कैसे डिसोबे किया, आपको आकर कोर्ट में क्लैरिफिकेशन देना होगा। और इसके पहले कि गांधी जी वहां पहुंचे, किसानों की इतनी बड़ी भीड़ वहां पहुंच चुकी थी कोर्ट में कि पूरी अथॉरिटी पावरलेस फील कर रही थी। इसके बावजूद गांधी जी ने प्रशासन को कोऑपरेट करते हुए भीड़ को शांत किया और विदाउट एनी पॉलिटिकल कॉल जिस तरह से किसानों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, इससे एक बात तो क्लियर हो चुका था कि किसानों के मन से जो भय मिटाना चाहते थे गांधी, उसमें वो सफल हो चुके थे। अब जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि इस केस को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया जाए। गांधी जी ने कहा नहीं, बिल्कुल पोस्टपोन मत करिए, मैं खुद अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मैं लॉ ब्रेक तो नहीं करना चाहता, बट इन किसानों की पुकार पे मुझे यहाँ आना तय था और अगर यहाँ पे आना मेरा अपराध है तो मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूँ। जज ने कहा कि 2 घंटे बाद फैसला सुनाया जाएगा, पर तब तक आप अपने बेल के लिए, गांधी जी ने जब इसके लिए भी रिफ्यूज कर दिया तो जज ने कहा कि कुछ दिनों बाद निर्णय सुनाया जाएगा, तब तक आप फ्री हैं। गांधी जी वापस लौट कर आते हैं तो वहाँ के स्थानीय नेताओं से, राजेंद्र बाबू, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक से पूछते हैं कि यदि वो जेल चले गए तो आप लोग क्या करोगे। इस पे इन लोगों का कहना था कि ये लोग लौट जाएंगे। गांधी जी डांटते हुए कहते हैं कि हम यहाँ किसानों के हक के लिए आए हैं, न कि मेरे लिए आप लोग यहाँ पर आए हो।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि सभी स्थानीय वकीलों ने आपस में विचार विमर्श किया और सोचा कि गुजरात से आकर गांधी यहाँ किसानों की सोच सकते हैं, तो हम बिहार के होकर के यहाँ के लोगों के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। और यहाँ से उनके अंदर आत्मबल वापस आता है। जब गांधी जी ने ये सुना कि वो लोग भी कोर्ट में गिरफ्तारी साथ में देने को तैयार है, तब गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि अब तो हम चंपारण का कोर्ट में केस जीत कर ही रहेंगे। इस बीच में उन्हें मजिस्ट्रेट की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें ये कहा गया था चंपारण प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी के इस केस को ड्रॉप करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद गांधी जी और अन्य वकीलों ने जो भी अब तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उस आधार पर किसानों के ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल के लिए सरकार से रिक्वेस्ट किया कि उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। जून के महीने में उस प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट से 4 मीटिंग्स के बाद गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कि किसानों के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने से पहले एक इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाए और अगर कोई सच में प्रॉब्लम है तो उसको जेन्युइनली रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। अब इस इंक्वायरी कमीशन में ब्रिटिशर्स भरे हुए थे और इंडियन फार्मर्स के पक्ष को रखने के लिए एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव महात्मा गांधी थे। बट महात्मा गांधी ने ग्राउंड लेवल पे इतना ज़्यादा होमवर्क कर रखा था कि बिग प्लांटर्स के खिलाफ, यानी जो ये स्टेट ओनर्स थे, इनके विरुद्ध बहुत सारे एविडेंसेस थे। गांधी जी ने कहा कि किसानों को उसके 50% पैसे तो रिफंड किए ही जाए, पर ब्रिटिश एसोसिएशन का कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ 25% पैसे लौटाएंगे और दरअसल वो उम्मीद कर रहे थे कि इससे एक डेडलॉक आ जाएगा, दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पे अड़ जाएगा और ब्रिटिशर्स ये चाहते थे। पर गांधी जी ने बहुत स्मार्टली इस 25% ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि ब्रिटिशर्स अपनी गलती को स्वीकार करें। और इस तरीके से इंडिया में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सफल रहा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान गांधी जी ने किसानों को समझाया कि किसानों के लिए भी यहाँ खड़े होने वाले लोग हैं। साथ ही इंडियन लीडर्स को ये समझाया कि उन्हें सेल्फ रिलायंस से भरोसा करना चाहिए। दरअसल एक एंड्रयू फ्रियर नाम के व्यक्ति थे जो कि इस पूरे मसले में भारतीयों का साथ देना चाहते थे और इंडियन जितने एडवोकेट्स थे वो चाहते थे कि वो एंड्रयू की मदद लें। पर यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि आपने अपनी मदद खुद करनी है, न कि किसी की हेल्प लेनी है। राजेंद्र प्रसाद जी इस बात को एडमिट करते हैं कि गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस हमें सिखलाया इस मूवमेंट में। साथ ही गांधी जी ने तमाम वॉलंटियर्स की हेल्प से वहाँ एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया और वहाँ की सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस को भी ख़त्म करने का काम किया। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही दोस्तों। जाने से पहले आपको बताना है कि ये पूरी की पूरी कहानी लुई फिशर द्वारा लिखी गई किस बुक की एक्सर्प्ट है, जो कि एक बहुत फेमस बायोग्राफी थी महात्मा गांधी पे लिखी हुई। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।